उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर ज़िद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, तो आज हम जो हमारे 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा था, मनोविज्ञान के पिछली भर्तियों में आए हुए सवाल हम सोल्व कर रहे थे। तो उनमें आज हमारा टॉपिक है अधिगम संपत्ति, यानी पिछली भर्तियों में जितनी भी भर्तियों में अधिगम के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है ना। जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर होगा निर्मितवाद। निर्मितवाद में क्या होता है कि बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा करते हैं और खुद ही निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है। तो ये निर्मितवाद ही होगा। देखिए, अभी जो क्वेश्चन आया था हिंदी सेकंड ग्रेड 2010 में, और ये भी हिंदी सेकंड ग्रेड 2010 में निर्मितवाद से 2 सवाल आ गए, बस सवाल को घुमाया हुआ है। इसमें पूछा है कि बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, निर्मितवाद। और इसमें दिया है कि शिक्षक छात्रों को लघु समूह बनाकर विषय संबंधी समस्या दे और छात्र निष्कर्ष निकालते हैं। तो चीज़ तो एक ही हुई, तो इसका आंसर होगा निर्मितवाद। ठीक है, अगला सवाल है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली जगह की ओर संकेत करती है, यानी शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है। इसका आंसर होगा सीखने की अनुपस्थिति। उनके अंदर सीखने की अनुपस्थिति होगी तभी तो शिक्षार्थी यानी छात्र त्रुटियां करेंगे, सीखेंगे नहीं तभी तो त्रुटियां करेंगे। ठीक है, ये सीटेट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खाली जगह को बढ़ावा मिलता है, यानी किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर होगा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। देखिए, क्वेश्चन को, सवाल को वापस पढ़िए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को, यानी एक टीचर है वो अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। यानी कि एक सब्जेक्ट से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, हमेशा टीचर बोलते हैं ना कि भाई चीज़ों को जोड़ के एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कनेक्ट करके पढ़िए, उससे क्या याद ज़्यादा रहता है ना। तो अगला सवाल, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं। तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है। किस तरह का अधिगम है, सामाजिक गतिविधि के रूप में। ठीक है, अगला सवाल है कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने और शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका ये उपागम। ये क्वेश्चन और आया हुआ है निर्मितवाद। निर्मितवाद में क्या करते हैं, छात्र समूह में चर्चा करते हैं, समस्या का हल निकालते हैं और खुद ही निष्कर्ष निकालते हैं ना। शिक्षक इसमें सिर्फ एक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में होता है। ठीक है, ये निर्मितवाद उपागम। अगला सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की। अगला सवाल है, मैंने एक बच्ची को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है, तो ऐसा होने का कारण है कि परिपक्वता। देखिए, आप 5 साल के बच्चे को कोई चीज़, 20 साल के बच्चे को जो चीज़ समझ में आती है वो समझाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। ठीक है ना, उसकी उम्र इतनी नहीं हुई कि वो इतनी बड़ी चीज़ों को बड़े लेवल पे समझ पाए। ठीक है ना, तो परिपक्वता मैटर करती है। तो ये क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लीजिए कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वे इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। तो ऐसा होने का कारण क्या है, परिपक्वता, क्योंकि उस समय वो बच्चा उस चीज़ को समझने के लिए परिपक्व नहीं था, है ना। अगला सवाल है, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि
अब ऑप्शन देखिए, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सी ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, और डी ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो इसका आंसर होगा बी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यानी आप जो भी उदाहरण दे रहे हो वो रियल लाइफ से होने चाहिए। रियल लाइफ में जो चीज़ें घटित होती है वही उदाहरण बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चों के लिए सीखना समृद्ध हो जाता है, यानी सीखना आसान हो जाता है ना। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। यही तो ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मान सकते इसको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा शैक्षिक संस्थान यानी विद्यालय या कॉलेज में ही बच्चा सीखे, ऐसा नहीं है। बच्चा विद्यालय के बाहर भी सीखता है, बच्चा ग्राउंड में भी सीखता है, बच्चा घर में भी सीखता है, बच्चा जब शॉपिंग करने मॉल में जाता है वहाँ भी सीखता है, बच्चा हर एक जगह सीखता है ना। तो ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, किसी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ये चीज़ तो गलत है ना। अगला सवाल है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम कैसे, क्वेश्चन वापस पढ़िए कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, यानी समाज में बच्चा क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक अधिगम। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। तो समझकर जो सीखा जाता है वो हमेशा स्थायी होता है। रटने, सुनने या देखने से सीखा हुआ स्थायी नहीं होता, लेकिन जो समझकर सीखा जाता है वो हमेशा स्थायी होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के सामाजिक जो कारक होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, कि सामाजिक जो कारक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के सीखने में। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रक्रिया, या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका आंसर होगा विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, अगला सवाल है, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर होगा ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बालक कोई भी कार्य करते समय ऊबने क्यों लगता है, यानी कि या तो वो कार्य इंटरेस्टिंग नहीं है। बच्चों को क्या चाहिए, चीज़ें इंटरेस्टिंग चाहिए। वो बोलते हैं ना कि पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा कनेक्ट रहता है उस चीज़ से। एक टीचर खड़ा हो गया आगे बोलता ही जा रहा है और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बोलता ही जा रहा है, तो बच्चा ऊबने लगता है ना, उससे बच्चा नहीं सीख पाता है। तो नई नई चीज़ें बच्चों के लिए हमें करनी पड़ती है ना, उनको मतलब पढ़ाई से कनेक्ट रखने के लिए। तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार, अगर आप यांत्रिक रूप से बार बार कोई कार्य कर रहे हो तो इससे बच्चा ऊबने लगेगा। ठीक है, अगला सवाल है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे उच्च नैतिक विकास होता है। क्या होता है, उच्च नैतिक विकास होता है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे या पढ़े तो वे कौन से रोग से पीड़ित है। तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। क्या होगा, डिसलेक्सिया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वे कौन से रोग से पीड़ित है, डिसलेक्सिया से। ठीक है, यानी लेखन संबंधी समस्या। अगला सवाल है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखने से संबंधित, सीखना व्यवहार में परिवर्तन, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया।
तो क्या पूछा हुआ है कि सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। तो सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये चीज़ सीखने से संबंधित तथ्य नहीं है, ये चीज़ गलत है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि सीखना केवल विद्यालय में होता है, नहीं, विद्यालय के बाहर भी बच्चा सीखता है। तो बाकी 3 ऑप्शन सही है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला सवाल है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये स्किनर का कथन है। किसका? स्किनर ने कहा है, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला सवाल है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक आरंभ होता है संपर्क से। आप किसी से संपर्क ही नहीं करोगे तो आपका सामाजिक अधिगम नहीं होगा। अब जैसे ही आप लोगों से संपर्क बनाओगे आपका सामाजिक अधिगम आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है तो वह है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। अगला सवाल है व्यवहारवादी विचारक है, तो वॉटसन व्यवहारवादी विचारक है। वॉटसन व्यवहारवादी विचारक है। बाकी कोहलर, पियाजे, ब्रूनर व्यवहारवादी विचारक नहीं है। अगला सवाल है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। कहाँ पे? विद्यालय एवं कक्षा में। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? क्वेश्चन वापस पढ़िए कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वह व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में व्यवहारवादी सिद्धांत जो होता है वो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, अगला सवाल है वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? सवाल क्या है? वॉटसन के अनुसार। किसका पर्टिकुलर दिया हुआ है ना? वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? यानी जो ये 4 क्रियाएं दी हुई इनमें से कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए ना? निषेध। आत्मनिर्भरता का विकास बिल्कुल करना चाहिए। जिज्ञासा संतुष्टि, उस बच्चा जब छोटा होता है ना शैशवावस्था में बहुत सवाल करता है तो उसके हर सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। जब वो दुनिया में आता है ना, जब बोलना सीखता है, समझने लगता है, तो वो उसके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है, चीज़ क्यों है, कैसे है, क्या, क्यों, कैसे, वो इतने सवाल करता है तो उसके हर एक सवाल को जवाब देना चाहिए। इससे उसकी क्या जिज्ञासा संतुष्टि होगी। फिर क्रिया द्वारा सीखना, बिल्कुल बच्चा चलना सीखता है तो क्रिया करता है तभी तो सीखता है, गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, क्रिया द्वारा सीखता है। आत्मनिर्भरता का विकास भी उसमें होना चाहिए, लेकिन मूल प्रवृत्तियों का दमन उसमें नहीं करना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का दमन बच्चे का कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला सवाल है सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है, तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति तेज होती है। कैसी होती है? तेज, क्योंकि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है ना तो उसकी सीखने की गति बहुत तेज होती है। ठीक है, अगला सवाल है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण है। कैसा है? धनात्मक स्थानांतरण। अगला सवाल है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? तो ये सीखने का आकलन है। क्या? ये सीखने का आकलन है। अगला सवाल है कम गति से सीखने वाले बच्चे के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को सभी चीज़ें करनी चाहिए। क्या? एक तो टोली शिक्षण होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए और अतिरिक्त ध्यान, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए
नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए? नहीं। आराम करना चाहिए? नहीं। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। अगला सवाल है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर? कोई नहीं। तो अधिगम में वृद्धि किससे होती है? प्रोत्साहन देकर। ठीक है। अगला सवाल है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या प्रवृत्ति होगी? अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी, यानी जब आप मोटिवेट होंगे तो आप सबसे ज़्यादा सीख पाओगे, है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम या संवेदनाओं में परिवर्तन? तो इसका आंसर होगा ए, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। अगला सवाल है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रलोभन का नियम? तो प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में ये कथन है, यानी ये कथन किसने कहा है? तो ये सोरेनसन ने कहा। किसने? सोरेनसन ने। अगला सवाल है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, यानी पठन विकार से संबंधित है डिस्लेक्सिया। ठीक है। एलेक्सिया है सीखने की असमता, जिसमें सीखने की असमता होती है उसको एलेक्सिया कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण श्रृंखलागत अधिगम है। क्या है? श्रृंखलागत अधिगम। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? यानी हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। अगला सवाल है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों का कम नियंत्रण या कम मानसिक सक्रियता है। तो इसका आंसर ए होगा, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम समझ। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा गेट्सवेनिय ने दी। गेट्स ने कहा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? तो थकान अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करती। बाकी इच्छा शक्ति करती है, परिपक्वता करती है, उचित वातावरण करता है। अगला सवाल है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हो। बालक को दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। ये सुनिश्चित करे कि कक्षा कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। तो इसका आंसर होगा सी, उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय ही नहीं मिले। ठीक है। अगला सवाल है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु? तो इसका आंसर होगा डी, परिपक्वता एवं आयु। अगला सवाल है, यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है? तो वह सकारात्मक स्थानांतरण होगा। क्या होगा? सकारात्मक स्थानांतरण। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। सवाल क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम है। अगला सवाल है, व्यवहार का करना
अगला सवाल है व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो इसका आंसर होगा सीखने के गति क्षेत्र में। किस में आएगा? सीखने के गति क्षेत्र में, यानी व्यवहार का करना सीखने का गति क्षेत्र है। अगला सवाल है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो अभ्यास का नियम। बार बार दोहराओगे तो अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, है ना। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ठीक है। अगला सवाल है तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम दिया थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अगला सवाल है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इसका आंसर होगा चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, ठीक है। अगला सवाल है प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। क्या है? अभ्यास। अगला सवाल है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है। किस नियम से संबंधित है? तो सीखने का सादृश्यता नियम है। कैसा है? सीखने का सादृश्यता नियम। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको अधिगम के जितने भी सवाल हैं पिछली भर्तियों में आए हुए वो सभी मिल रहे हैं। तो इनमें अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो हमारे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सभी सवाल एक जगह उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? तो क्रियाप्रसूत सिद्धांत। क्रियाप्रसूत सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है क्रियाप्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करना है। तो इसका आंसर होगा बी, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। अगला सवाल है अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। क्या आंसर होगा? विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया है डेलार्ट्स कमीशन द्वारा। किसने दिया है? डेलार्ट्स कमीशन ने। ये प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में आया हुआ सवाल है कि अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक किसने दिया है? तो डेलार्ट्स कमीशन ने। अगला सवाल है अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं? व्यवहारवाद में वॉटसन और गुथरी आते हैं, फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड आते हैं, गेस्टाल्ट में थॉर्नडाइक आता है, पुनर्बलन में हालेवी स्किनर आता है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि गेस्टाल्टवाद में थॉर्नडाइक नहीं था, ठीक है ना। गेस्टाल्टवाद में कौन थे? वो कोहलर कोफका वो थे, है ना। अगला सवाल है नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ये भी आगे जो पीछे गया था वह सही सवाल है बिल्कुल। अनुकूलन अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड, यही सही नहीं है, क्योंकि अनुकूलन अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड ने नहीं दी थी। बाकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत वर्तिमर एवं कोहलर ने दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, और पुनर्बलन का हालेवी स्किनर ने दिया। बाकी तीनों सही है, ठीक है। अगला सवाल है थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, यानी 3 तो महत्व है और 1 नहीं है। जो नहीं है वो बताना। रुचियों में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, और समयों पर नियंत्रण होता है। अपराधी बालकों का उपचार होता है। स्मरण शक्ति में कमी नहीं, प्रभाव के नियम से स्मरण शक्ति में कमी नहीं आएगी, ठीक है। अगला सवाल है सीखने के नियमों के प्रतिपादक है। तो सीखने के नियमों के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो हल का सिद्धांत सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। किससे? हल का सिद्धांत सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण किया था। अगला सवाल है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक। तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है कोहलर। कौन है? कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। किस पे? कोहलर ने चिंपांजी पर किए हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। क्या होता है? पूर्णाकार।
अगला सवाल है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसके चेतन के 3 स्तर है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इड या इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इड होता है। अगला सवाल है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है फ्रायड। कौन है? फ्रायड। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है? तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है 7 से 11 वर्ष। कितना? 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो इसका आंसर होगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक, यानी 11 से 16 वर्ष। 11 से 16 वर्ष की आयु में पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगता है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना था। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर होगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो पियाजे का सिद्धांत अपने बालक के अवलोकन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्या होगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन कैसी गतिविधि है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया। क्या कहा गया? अनानुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट है, अनुबंधन स्थापित करने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो वो विलोप कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोप। अगला सवाल है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, तो उसको अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो पावलोव ने। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, आप अपने जूते एक रेक पर रखते हो, उस रेक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहाँ पर पहले रेक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण है अनुबंधन। क्या है? अनुबंधन। क्योंकि आपका उसके साथ अनुबंधन हो चुका है, आप रोज़ वहीं जूते उतारते हो, तो आपकी आदत हो चुकी है, तो आप रोज़ वहीं जूते उतारने जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलोव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पावलोव द्वारा। अगला सवाल है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।